नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस क्लास में हम राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। शुरुआत हमने की है जनवरी से और आधार है हमारा कलाम समसामयिक की जो राजस्थान की करंट अफेयर्स की बुकलेट है, उसको आधार बनाते हुए हम पिछले कुछ दिन से ये लगातार क्लासेज कर रहे हैं, जिसमें इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है हमारी मैगजीन का, जनवरी से लेकर जो मार्च का उसमें करंट अफेयर्स है, मार्च 2022 का, उसको आधार बनाते हुए हमने शुरुआत की है। तो पिछले 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। इस बुकलेट के 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहले चैप्टर में जनवरी से मार्च वाली कुछ योजनाएं थी, कुछ सरकारी कार्यक्रम थे, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। और सेकंड वाला जो चैप्टर था उसमें कुछ प्रमुख घटनाएं थी जो राजस्थान में हुई। घटनाओं के अलावा कोई चर्चित जगह, चर्चित स्थान, इस तरह की चीज़ें थी, घटनाएं एवं चर्चित स्थान। अब जो आज की क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से क्या क्या शुरू हो रहे हैं इसमें, जैसे पुरस्कार आज शुरू होंगे, कुछ खेल खिलाड़ी वाले चैप्टर हैं, कुछ खेल खिलाड़ी वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, और इसके बाद फिर जब आने वाली क्लासेज आएंगी उनमें राजस्थान की वन स्थिति रिपोर्ट, फिर राजस्थान का बजट वगैरह। तो अब आगे आने वाली क्लासेज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। आज से जो पुरस्कार वाला सेक्शन है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार पूछा है? पद्म भूषण। 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, राजीव महर्षि, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा और रामदयाल शर्मा। इसका आंसर बताने से पहले एक बात करते हैं, आप इसका आंसर टिक कीजिए। पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? पद्म पुरस्कार 3 होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। तो ये इसी ऑर्डर में है। सबसे बड़ा इनमें सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है वो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। और भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा होता है? भारत रत्न। तो इन तीनों को अगर बात की जाए पद्म पुरस्कार की, तो इन तीनों को ही पद्म पुरस्कार 2022 दिया गया। पद्म पुरस्कार तो तीनों को दिया गया, लेकिन पद्म भूषण इनमें से केवल एक को दिया गया, और वो कौन है? राजीव महर्षि। इनको दिया गया इन चारों में से। इसके अलावा एक और हैं जिनको पद्म भूषण 2022 दिया गया, वो हैं देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया कौन है? एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं। और राजीव महर्षि कौन है? ये एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं, CAG रह चुके हैं, मतलब कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये CAG पहले रह चुके हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। राजीव महर्षि को पद्म भूषण दिया गया। देवेंद्र झाझड़िया को भी दिया गया, जो कि क्या थे? हैं अभी भी, क्या हैं ये? पैरा एथलीट, जेवलिन थ्रोअर। इन दोनों को तो दिया गया पद्म भूषण, और इन तीनों को दिया गया है क्या? कौन सा? पद्म श्री। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये कौन है? चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये कलाकार हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। इनके एक सीरियल आता था पहले, चाणक्य धारावाहिक, साथ ही एक मूवी थी इनकी जिसके इन्होंने डायरेक्शन किया, वो थी पिंजर। मनोज वाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर द्वारा अभिनीत कौन सी फिल्म? पिंजर। तो उन दोनों फिल्मों का इन्होंने डायरेक्शन किया। अवनी लेखरा, आप जानते हैं अवनी लेखरा कौन है? कि निशानेबाज है, पैरा एथलीट हैं। निशानेबाजी में इन्होंने अभी टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों जीते थे। कौन कौन से जीते थे? टोक्यो पैरालंपिक। कब हुआ टोक्यो पैरालंपिक? तो 2020 वाला था, जो कोरोना की वजह से आगे खिसक के हुआ। नाम में लिखा जाता है टोक्यो पैरालंपिक 2020। इसमें इन्होंने 2 मेडल जीते, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, या क्या बोलते हैं जिसको आप? कांस्य पदक। तो गोल्ड और ब्रॉन्ज 2 मेडल इन्होंने जीते। कब? टोक्यो पैरालंपिक में। अब इनको लेके एक सवाल और अभी पूछा गया था, कहाँ, कौन से एग्जाम में? फर्स्ट ग्रेड वाले में, कि अवनी लेखरा ने फ्रांस में आयोजित हुआ कौन सा चीज़? तो पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, फ्रांस में। और क्या आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ पैरा शूटिंग विश्व कप। पैरा शूटिंग विश्व कप। तो उस शूटिंग विश्व कप में भी इन्होंने गोल्ड जीता। अब इनसे पूछा गया, जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, वो ये पूछा गया कि इनका स्कोर क्या था? तो इनका स्कोर था कितना? 458.3। कब? जो अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। और ये फ्रांस में जो पैरा शूटिंग विश्व कप है, ये कब आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था जून 2022।
तो ये हुआ जून 2022। क्लियर हुई इनको लेके बात। चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा जो चौथे बचे हैं, रामदयाल शर्मा ये कलाकार हैं। कौन सी चीज़? तो ये नौटंकी के कलाकार हैं। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चारों कहाँ से हैं? तो राजीव महर्षि ये जयपुर से ही हैं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये सिरोही से हैं। अवनी लेखरा जयपुर से है। और रामदयाल शर्मा ये भरतपुर से है, भरतपुर में डीग तहसील से। क्लियर हुई बात। चारों के बारे में हमने जान लिया थोड़ा थोड़ा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्र सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है वह यह पुरस्कार प्रदान करता है। जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं कौन है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन देता है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। जो पहला था वो कब दिया गया, कौन से साल दिया गया? वो दिया गया 2018 में। अब जब तीसरा दिया गया उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उसको में राजस्थान को प्राप्त हुआ दूसरा स्थान। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? पहला स्थान प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश। दूसरा किसको? दूसरा राजस्थान। और तीसरा किसको प्राप्त हुआ? तो तीसरा तमिलनाडु। क्लियर बात। इसके अलावा ये तो हुई राज्यों की कैटेगरी। इसमें एक कैटेगरी और थी, जिलों की कैटेगरी, जिसमें राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा, उसको भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो वो कौन सी कैटेगरी थी? वो थी सर्वश्रेष्ठ जिला। और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन से क्षेत्र का? पश्चिमी जोन। संपूर्ण भारत को 3-4 जोन में बांटा गया। तो जो पश्चिमी जोन है राजस्थान का, भारत का, तो भारत का जो पश्चिमी जोन है, तो सर्वश्रेष्ठ पश्चिमी जिला, इस कैटेगरी में भी पुरस्कार जीते राजस्थान ने। तो इसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला था वो तो कौन था? वो तो एमपी का एक जिला है, कौन सा? इंदौर। सेकंड जो मिला था उसमें 2 थे, संयुक्त रूप से 2 विजेता थे। एक बांसवाड़ा जो कहाँ से है? राजस्थान से। और दूसरा था गुजरात का, कौन सा? बड़ोदरा। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला किसने प्राप्त किया? इंदौर ने। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली महिला अध्यक्ष है। जहाँ भी जिस क्वेश्चन में पहली और महिला जुड़ा है वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली या दूसरी भी है। अगर आज की वैसे पूरी क्लास ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जहाँ सिंपल केवल पुरस्कार कौन सा किसको मिला, खिलाड़ी कौन सा क्या रहा, तो आने वाली क्लासेज अब ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। तो पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद क्या है, कब इसकी स्थापना हुई। 2-4 बातें इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये क्या है, राजस्थान में खेलों की ये सर्वोच्च संस्था है, खेल संबंधी सर्वोच्च संस्था। जो लोग अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं और मेन एग्जाम देने की सोच रहे हैं, मतलब वो लगता है कि अच्छी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एज इट इज आपके सिलेबस में भी है। ऐसा लिखा हुआ है मेन एग्जाम में, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद हेडिंग डाल के लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एंड योगा वाले पार्ट्स में। तो ये राजस्थान राज्य की सर्वोच्च खेल संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। ये प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन हो गया। साथ ही कौन से एक्ट के तहत, कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई? तो वो है राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण। इस अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत संस्था घोषित किया गया। स्थापना तो इसकी हो गई 1957 में ही, लेकिन इस अधिनियम के तहत इसको एक पंजीकृत संस्था घोषित किया गया क्योंकि यह अधिनियम कब का है? 1958 का। ठीक है। अब इसके द्वारा 1-2 खास पुरस्कार और दिए जाते हैं। कौन कौन से? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, उनके मैं नाम लिख देता हूँ। दिए तो 3-4 जाते हैं, खास जो 2 हैं वो मैं लिख देता हूँ। एक है महाराणा प्रताप
तो पहले तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? खेलों से। एक तो ये दिया जाता है, दूसरा कौन सा दिया जाता है वो है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। अब गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, इसको लेके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कब? आरएस मेन एग्जाम 2018 में। ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, आपको 2 नंबर में इसको लिखना था कि कब दिए। अब आप लिख सकते थे कि किसके द्वारा दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है। 2 नंबर में 2 ही लाइन लिखनी होती है, या इस वर्ष किसको मिला। तो ये पहले किसको दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है। और महाराणा प्रताप पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। नाम में ही पता चल रहा है गुरु वशिष्ठ किसके गुरु थे? गुरु वशिष्ठ, तो ये भगवान राम के गुरु थे। अब इन दोनों को एक चीज और इम्पोर्टेंट बना देती है, क्या कि अभी सरकार ने, मतलब अभी मई 2022 में 29 मई 2022 को 29 मई 2022 को क्या किया सरकार ने? घोषणा के तहत इनमें जो मिलने वाली पुरस्कार राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब दोनों में 5 लाख कर दिया गया है। तो पहले कितनी थी? तो पहले थी 1 लाख। वैसे भी इस बार खेल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्योंकि इस बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का भी आयोजन किया गया है। सरकार बार बार खेलों को प्रमोट कर रही है। यूँ तो खेल हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा थोड़े से आपको फोकस करके पढ़ने हैं। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार 29 मई 2022 को इसकी जो पुरस्कार राशि है 5 लाख कर दी गई, पहले थी 1 लाख। एक बार अब इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कृष्णा पूनिया। ये वर्तमान में विधायक भी हैं और पूर्व में ये पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं। कौन सा पद्म पुरस्कार मिला इनको? पद्म श्री। अब इसमें से ये 3 जो है वो खिलाड़ी हैं। मंजू बाला ये भी खिलाड़ी हैं, अपूर्वी चंदेला ये भी खिलाड़ी हैं। ये कौन है? ये निशानेबाज हैं। और ये कौन है? ये हैमर थ्रोअर। अब सब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? उषा शर्मा। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी कौन है? ये राजस्थान की मुख्य सचिव है। और जब भी कोई महिला किसी पद पर है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये राजस्थान की क्या है? मुख्य सचिव। और ये कौन सी महिला है जो राजस्थान की मुख्य सचिव बनी? तो ये ऐसी दूसरी महिला है। तो अब अपने आप दूसरा सवाल मन में बनता है, तो पहली महिला कौन थी जो राजस्थान की मुख्य सचिव बनी? वो थी कुशल सिंह। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसा ना लगे किसी पुरुष व्यक्ति का नाम है। ये कुशल सिंह पहली महिला थी। और ये कब रही? तो ये फरवरी 2009 से अक्टूबर 2009 में इनका कार्यकाल रहा, कुछ महीने का ही रहा। लेकिन पहली राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। दूसरी कौन है? उषा शर्मा। और पहली राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गीता समोता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चूरू, सीकर, जयपुर या उदयपुर? तो क्या होगा इसका आंसर? पहले गीता समोता के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो गीता समोता का संबंध किससे है? ये CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है उसमें ये सब इंस्पेक्टर SI है। साथ के साथ ये क्या है? ये पर्वतारोही भी है। माउंट क्लाइंबर, क्लाइंबिंग करना इनका शौक है, तो पर्वतारोही भी है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? क्योंकि हाल ही में इन्होंने क्या किया? इनके 2 एक रिकॉर्ड हैं। एक तो ये वो फास्टेस्ट इंडियन हैं जिन्होंने लगातार 2 चोटियां सबसे जल्दी चढ़ी, और अभी जो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है उसको भी इन्होंने फतेह किया। तो कहाँ की रहने वाली है ये है सीकर की। 2 रिकॉर्ड इनके नाम है, वो दोनों में लिख देता हूँ। कौन कौन सी? एक तो 2 चोटियाँ एक साथ फतेह करने वाली, एक साथ मतलब जल्दी से जल्दी फतेह करने वाली, ऐसी कौन है? ये सबसे तेज भारतीय। पूरा सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो 2 चोटी फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय। साथ ही इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया की जो सर्वोच्च चोटी है, क्या नाम है उसका? माउंट कोसियुस्को। तो अभी इन्होंने माउंट कोसियुस्को को फतेह किया। इसके अलावा और भी कई महाद्वीपों की चोटियां भी इन्होंने फतेह की हैं। आपको आज एक काम करना है कि जितने भी महाद्वीप हैं, कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीपों की जो सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं वो आप एक बार गूगल सर्च करके और अपने नोट्स में जरूर लिखें। आपके पास बुक है तो उससे भी लिख सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की कोसियुस्को। इसके अलावा CISF में ये क्या है, पर्वतारोही है, CISF में सब इंस्पेक्टर हैं, साथ के साथ पर्वतारोही हैं। इनका एक और प्रोग्राम है जिसके तहत ये हर वर्ष 20 जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा देती हैं, शिक्षा के लिए उनका खर्चा उठाती हैं, और वो प्रोग्राम ये किस नाम से चलाती हैं, उसका नाम है नन्ही कली। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये नन्ही कली प्रोग्राम किसका है या उससे कौन संबंधित है महिला, तो वो गीता सामोते से संबंधित है। 20 लड़कियों को प्रति वर्ष, 20 लड़कियां प्रति वर्ष इनको ये शिक्षा का खर्चा उठाती हैं और सीकर से ये संबंधित हैं, साथ ही क्लाइंबर हैं। तो आपको जो 7 महाद्वीपों की 7 चोटियां हैं वो बार यहाँ से जाके मतलब क्लास के बाद वो देखनी है और उनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मीनाक्षी चंद्रावत, अवनी लेखरा, कृष्णा पुनिया और बतुल बेगम। अब यहाँ ये आपको पता है कि अवनी लेखरा और कृष्णा पुनिया तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अभी अभी इनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो फिर रह जाते हैं कौन? मीनाक्षी चंद्रावत और कौन? बतुल बेगम। तो अगर इसमें हम तुक्का भी लगाएं तो सबसे ज़्यादा चांसेज आपको किसके सही होने के लग रहे हैं? वही आपका आंसर है, वो आंसर क्या है? बतुल बेगम। तो कौन है बतुल बेगम या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मांड तथा भजन गायिका है, मांड गायिका और भजन गायिका। फर्स्ट ऑप्शन जो था मीनाक्षी चंद्रावत, ये कौन है? ये राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड जो बना है उसके उपाध्यक्ष बनाया गया इनको, मीनाक्षी चंद्रावत। आपने लेख रहा कृष्णा पुनिया के बारे में अभी हमने जान ही लिया। और मांड और भजन गायिका बतुल बेगम है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस संबंध में पुरस्कार दिया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अमीनुद्दीन कागजी, चंद्रभान सिंह, संजय श्रोत्रिय या राम लोभाया। तो पहले तो 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कब शुरू हुआ? जो लोग RS को लेकर तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो उनको आज एक काम करना चाहिए कि जो आर्थिक समीक्षा है राजस्थान की, कौन से साल वाली? तो 2021-22 वाली आर्थिक समीक्षा। कौन सी वाली? 2021-22 वाली आर्थिक समीक्षा 2021-22 वाली आप डाउनलोड करें, अगर नहीं है आपके पास तो प्रिंट निकालने तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसका आज पेज नंबर 194 आपको जाके पढ़ना है। उसके पेज नंबर 194 पर 20 सूत्री कार्यक्रम की पूरी डिटेल दी हुई है। मेन एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम आपको जाके वहाँ पढ़ना है। अब 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में सामान्य सी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड ऐसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये कब शुरू हुआ? तो सबसे पहले ये शुरू हुआ 1975 में, इसके बाद वापस शुरू हुआ 1982 में, फिर शुरू हुआ 1986 में और फिर शुरू हुआ 2006 में। तो अब जो वर्तमान चल रहा है वो 2006 में शुरू हुआ, जो कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2007। क्या है 20 सूत्री कार्यक्रम? तो 20 ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें सरकार विकासात्मक कार्य कर रही है, जैसे गरीबी उन्मूलन, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो जो भी सारे मतलब क्षेत्र हो सकते हैं विकास के लिए, वो सभी इसमें शामिल हैं। आप जाके आज जरूर पढ़ें। पेज नंबर 194 से 196 तक 3 पेज में दिया गया है 20 सूत्री कार्यक्रम। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से किसे इसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पहली बात तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अपने आप ही इसका जो अध्यक्ष होंगे 20 सूत्री कार्यक्रम के, वो कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष। कौन है? मुख्यमंत्री। पदेन शब्द का मतलब होता है मतलब पद से अध्यक्ष। ये संस्कृत का शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, जैसे राम के रूप आपने पढ़े होंगे रामेण, उसी हिसाब से पदेन। तो अमीनुद्दीन कागजी, चंद्रभान सिंह, संजय श्रोत्रिय या राम लोभाया। तो इसका आंसर क्या है? चंद्रभान सिंह। इनको बनाया गया इस बोर्ड का उपाध्यक्ष और इनको दिया गया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही इनके साथ ही 2 लोग और ऐसे हैं जिनको ये दर्जा दिया गया कैबिनेट मंत्री का, जिनमें एक का नाम तो हमने कल पढ़ा था एक क्वेश्चन में, जिनका नाम था क्या? रामेश्वर डूडी। और दूसरे कौन है? ब्रज किशोर
शर्मा। ब्रजकिशोर शर्मा और रामेश्वर डूडी। और इनको किस लिए या कौन से चीज में दिया गया? रामेश्वर डूडी को बनाया गया था क्या? राजस्थान एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष। तो मैं शॉर्ट में बस एग्रो डेवलपमेंट लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन हम कल देख चुके हैं। तो इनको एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और ब्रजकिशोर शर्मा को खादी एवं ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। और दोनों को, इन तीनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इस क्वेश्चन को हम कल देख चुके हैं, ये मैंने आप बता दिया है। और वैसे भी अब अक्टूबर चल रहा है, गांधी जयंती के बाद से आपको पता ही होगा, सो जस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कि खादी वस्त्र जो है उन पर 50% की छूट चल रही है। कब से कब तक चलेगी? गांधी जयंती से लेकर गांधी की पुण्यतिथि तक, मतलब कि 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक। तो ये 4 ऑप्शन क्लियर हुए? नहीं, अभी नहीं हुए। अमीनुद्दीन कागजी कौन है? इनको हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। मतलब अमीनुद्दीन कागजी को एक कागजी कार्रवाई द्वारा हज कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, मतलब निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया। और राम लोभाया को क्या करके लोभाया गया? इनको केवल एक कमेटी बना दी। कौन सी कमेटी? कि राजस्थान में जहाँ जहाँ नए जिले बनाने की डिमांड हो रही है तो आप अध्ययन करो, बताओ, रिसर्च करो कि क्या वहाँ नया जिला बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो उस कमेटी का अध्यक्ष बना के इनको लुभा दिया गया है। कौन सी कमेटी? वो थी जो जहाँ नए जिलों की डिमांड हो रही है, नए जिले बनाने हैं या नहीं बनाने। तो आप देखो, आराम से घूमो फिरो, बताओ फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये 4 ऑप्शन हो गए, चारों नाम आपको याद रखने हैं किसको क्या मिला। अगला है, राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के हेतु किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? विजय कुमार व्यास, महेंद्र कुमावत, अनिल शर्मा या KL श्रीवास्तव। तो जो परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, तो सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि वो इन पर जाके देखे, रिसर्च करे कि कहाँ पे कौन से चीज़ में कमी हो रही है, पेपर बन सही नहीं रहा है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही नहीं है, या पेपर आउट हो जा रहा है, या कैसे क्या भी, मतलब पूरी एक जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। इसको अपनी रिपोर्ट देनी है सरकार को। और इसके अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार व्यास, ये पूर्व न्यायाधीश हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के। महेंद्र कुमावत ये RPSC के पूर्व चेयरमैन हैं, ये RPSC के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व चेयरमैन। और ये इस कमेटी के क्या हैं? अब सदस्य हैं। कौन सी कमेटी के? इस कमेटी के। और अनिल शर्मा क्या है? अनिल शर्मा जो राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड है, मतलब राजस्थान EWS बोर्ड, उसके इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और KL श्रीवास्तव ये कौन है? ये जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, उसका इनको कुलपति बनाया गया है, मतलब वाइस चांसलर। कुलाधिपति नहीं, कुलाधिपति कौन होता है? वो राज्यपाल होते हैं। तो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी JNVU, उसके कुलपति इनको नियुक्त किया गया है। कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो क्लियर हुई ये बात। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे E-गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजेंद्र सिंह सोलंकी, JS मेनारिया, कर्नल कृष्ण सिंह या ओम प्रकाश? तो मैं इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ, इसका आंसर है ओम प्रकाश। क्यों और ये क्या है, अभी कौन सा पद है इनके पास? तो E-गवर्नेंस से हमें ये समझ में आता है इन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा इलेक्ट्रॉनिक कुछ क्षेत्र में। तो पहले तो ये एक हैं क्या? कृषि आयुक्त, मतलब एग्रीकल्चर कमिश्नर, कृषि आयुक्त ये हैं। इन्होंने कुछ 8 एप्लीकेशन, जिसको आप मोबाइल ऐप कहते हैं शॉर्ट में, ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की। साथ ही साथ जो राजस्थान की एक और है, राजस्थान राज किसान साथी पोर्टल, उसको भी इन्होंने डेवलप किया। कौन कौन सा? तो एक तो राज किसान साथी पोर्टल, किसान साथी पोर्टल, और उसके साथ कौन सी 8 कुछ एप्लीकेशन और हैं, तो 8 मोबाइल ऐप इनको डेवलप किया, इसलिए इनको E-गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्नल कृष्ण सिंह ये कौन है? कर्नल कृष्ण सिंह ने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है क्या? सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बुक है उसमें इनका नाम दर्ज किया गया है क्या? अल्ट्रा मैराथन, सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन इंटरनेशनल रिकॉर्ड बुक में इनका नाम दर्ज किया गया है। इसका रिकॉर्ड है इनके नाम। राजेंद्र सिंह सोलंकी, इनको क्या बनाया गया है? तो ये पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, पशुधन विकास बोर्ड। अब रह गए कौन?
तो JS मिनेरिया ये फिजिक्स से संबंधित, भौतिक विज्ञान से संबंधित एक टीचर एंड साइंटिस्ट हैं, तो इनको यही पुरस्कार दिया गया, कौन सा, विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड। किनको दिया गया, JS मिनारिया, विक्रम साराभाई। कौन थे विक्रम साराभाई, इसको आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड। किस लिए प्रसिद्ध है विक्रम साराभाई, मतलब इनका सबसे फेमस जो काम है वो क्या है, वो आप मुझे जरूर बताएं। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें यह पुरस्कार किस श्रेणी या किस क्षेत्र में दिया गया। तो 4 श्रेणियां तो यहाँ लिखी हुई हैं, शिक्षक श्रेणी, शैक्षिक श्रेणी, कला और संस्कृति श्रेणी, खेल श्रेणी, समाज सेवा श्रेणी। यहाँ 2 श्रेणियाँ और नहीं लिखी गई हैं, मतलब यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। वो 2 और श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, नवाचार, ये 4 हो गई, 5वीं हो गई नवाचार, और 6ठी हो गई बहादुरी। मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत वीरता बहादुरी का काम किया है, नवाचार इनोवेशन, कुछ नया आइडिया निकाला है, तो इन 6 कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है। तो गौरी माहेश्वरी को कौन सी कैटेगरी में दिया गया, कला एवं संस्कृति। और इनको कौन से ईयर का दिया गया, गौरी माहेश्वरी को, गौरी माहेश्वरी को दिया गया 2022। और 2021 वाले में भी एक राजस्थान के एक बच्चे को दिया गया जिसका नाम क्या था, आनंद। और इनको किस कैटेगरी में दिया गया, आनंद को, तो इनको दिया गया शैक्षिक श्रेणी। कुल मिला के 2021 और 22 वाले पुरस्कार मिला के कुल 61 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 2022 में थे 29 और 2021 में थे 32, या हो सकता है आगे पीछे ऐसे कुछ हो, 29 और 32, शायद 21 में है 32 और 2022 में है 29। कुल मिला के 61 लोगों को, 61 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए और इन 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। गौरी माहेश्वरी को 2022 वाला दिया गया और उनकी जो श्रेणी है वो क्या थी, कला और संस्कृति। और आनंद को दिया गया किस श्रेणी में, इनको दिया गया शैक्षिक श्रेणी में, और इनका जो ईयर था वो है 2021। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ बिहारी का मतलब बिहार से संबंधित नहीं है, बिहारी एक कवि हुए, तो बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार रीतिकाल के कवि थे, कौन सी कृति के लिए दिया गया, तो ये 4 पुस्तकों के नाम है, हम यहाँ थे, संस्कृति री सनातन दीठ, मुक्ति, या पंचरंग चोला पहर री सखी। क्या होगा इसका उत्तर। तो पहले बिहारी पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिहारी पुरस्कार कौन से संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। और कब से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 1991 द्वारा दिया जाता है। खास बात क्या है, ये राजस्थानी लेखकों को ही, मतलब राजस्थान के जो लेखक हैं उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थानी लेखक लिखने से मतलब ये नहीं है कि राजस्थानी भाषा में लिखने वाले लेखक, राजस्थानी लेखक जो राजस्थान के लेखक हैं उन्हीं को ये दिया जाएगा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 91 से दिया जा रहा है। इसका आंसर जो है वो है हम यहाँ थे। और इनको जो ये बिहारी पुरस्कार दिया गया था, ये कौन से ईयर का दिया गया था, ये था 2021 वाला। और ये बिहारी पुरस्कार कौन सा था, ये 31वां था। और बिहारी पुरस्कार जो 32वां या 2022 वाला है वो इस कृति के लिए दिया गया है, कौन सी, पंचरंग चोला पहर सखीरी। ये कब दिया गया, 2022। पुरस्कार कौन सा हो गया, 32वां। और दिया किसे गया है, ये है माधव हाड़ा। तो आपके एग्जाम के हिसाब से अगर बात करूं तो इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट नया आ चुका है। 32वां किसको मिला, पंचरंग चोला पहर सखीरी, 32वां माधव हाड़ा को, 2022 वाला। अब ये संस्कृति री सनातन दीठ और मुक्ति, ये दोनों जो कृतियां हैं किसकी हैं और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। संस्कृति री सनातन दीठ ये है किसकी कृति, ये है भंवर सामोर। एक और बात, जो हम यहाँ थे, ये जो कृति है ये किससे संबंधित है, तो ये जो झारखंड के आदिवासी हैं, झारखंड आदिवासी, उनके जीवन से, उनके जीवन संघर्ष से, उन चीज़ों से ये संबंधित है, हम यहाँ थे।
वैसे भी आप सोचें, अगर इस टाइटल में ही वो पता चल रहा है, आदिवासियों को अगर हम भारत का मूल निवासी माने, अगर ऐसा सोचें कि सबसे पहले यही लोग थे, आदि का मतलब क्या होता है, आदि मतलब प्रारंभिक, जो सबसे पहले आया वो आदिवासी, तो उस हिसाब से अगर सोचे तो ये झारखंड के आदिवासियों को समर्पित एक पुस्तक है जिसमें कहा था कि हम यहाँ थे, हमने यहाँ से शुरुआत की। दूसरा, संस्कृति सनातन डीथ, ये भंवर सामोर को मिला। और मुक्ति, ये मुक्ति जो कृति है ये किसने लिखी है, ये लिखी है मीठेश निर्मोही। ये दोनों नाम मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है। ये दोनों, इन दोनों कृतियों को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो राजस्थानी भाषा में लिखने के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन दोनों को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का। अंतर क्या है कि जो भंवर सामोर हैं इनको मिला था कब, 2020 वाला, और जो मीठेश निर्मोही हैं इनको मिला कौन सा, इनको मिला 2021 वाला। तो इस क्वेश्चन में एक तरह से देखा जाए तो 4 क्वेश्चन है, 4 छुपे हुए हैं, और भी ज़्यादा ही हैं। जैसे बिरला फाउंडेशन पे पूछ ले जाए, कब से शुरू हुआ, किसको दिया जाता है, ये हम यहाँ थे, कौन से नंबर का पुरस्कार था, इसकी थीम क्या है, किस विषय पर है, तो झारखंड के आदिवासियों को समर्पित है। संस्कृति सनातन डीठ, ये भंवर सामोर द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का। मुक्ति, ये मीठेश निर्मोही की 2021 को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पंचरंग चोला पहर रही सकी, ये माधव हाड़ा को 2022 वाला 32वां पुरस्कार मिला। तो ये तो हुई आज की क्लास, आज के हमारे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे, एक हमारी है रिवीजन क्लास। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, और ये चीज़ मैं हर दिन आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ कि जो लोग RS एग्ज़ाम को लेकर इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है। कब से, 1 नवंबर 2022 से। और ये बैच थोड़ा अलग है, मतलब ये लाइब्रेरी बैच है जिसमें आपको लाइब्रेरी में एडमिशन मिलेगा। कहाँ सीकर और जयपुर सेंटर पर 70 सीट दोनों के लिए हैं। और मैंने आपको बताया जैसे कि हर दिन का यहाँ डेली टास्क आपको दिया जाएगा तैयारी के साथ साथ, प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो। मेन एग्जाम के टाइम पे जो आपको आंसर हैं हर दिन लिखने होंगे, वो हर दिन चेक किए जाएंगे। जो पुराने सेलेक्टेड लोग हैं वो हर दिन आपसे मिलते रहेंगे, उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो टाइम टू टाइम आपसे मिलने आते रहेंगे। अब चलते हैं आगे हमारे रिविजन की तरफ। जो हमारी पुरानी क्लास थी उसको थोड़ा हम फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि नई दिल्ली में संपन्न हुए राजस्थान उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो इस उत्सव का आयोजन इन चारों के द्वारा किया गया। चौथा इसमें था राजस्थान फाउंडेशन, पहला था राजस्थान पर्यटन विभाग, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति। आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। और क्यों हुआ इसका आयोजन, क्योंकि 30 मार्च को होता है राजस्थान स्थापना दिवस। और आयोजन कब से कब तक हुआ, 24 से 31 मार्च। उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के हस्तशिल्प जो है उसको प्रमोट करना, उसके लिए मार्केट डेवलप करना। अगला क्वेश्चन क्या था, राजस्थान में पहली बार बाइक एम्बुलेंस की सुविधा कहाँ से शुरू हो रही है, तो ये सुविधा शुरू हो रही है कहाँ से, जोधपुर से, जिसमें 108 नंबर पे कॉल करके आपको डोर स्टेप एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। मतलब जो व्यक्ति है वो आपके घर आएगा और आपका प्राथमिक उपचार कर सकेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसलमेर की बबलियान वाला चौकी हाल ही में चर्चा में रही, तो किस कारण चर्चा में रही, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई है। तो जो BSF के जवान हैं वो जब शाम को ध्वजा उतारते हैं उसके बाद एक सेरेमनी होती है, तो वो यहाँ भी शुरू की गई है। और ये इस तरह की कौन सी है, छठी सेरेमनी है। कल मैंने एक बात बताई थी, अटारी बाघा बॉर्डर पे जिस तरह की होती है, तो बाघा पाकिस्तान में है, अटारी भारत में है। इसके अलावा बीकानेर की 2 और जगह हैं जहाँ सांचू और खाजूवाला, जहाँ भी सरकार बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है राजस्थान आवासन मंडल द्वारा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संविधान पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो ये जो राजभवन है जयपुर का उसमें किया जा रहा है, अनूप बरतरिया इसके कौन है, वास्तुकार हैं, JDA द्वारा किया जा रहा है। और 26 जनवरी 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया। और राजस्थान आवासन मंडल, ये मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। और कहाँ बन रहा है ये, विधायक नगर पूर्व में, जयपुर में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में गठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष, तो ये बात मैंने आज भी की है, रामेश्वर डूडी, और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। क्यों, क्योंकि ये किस बोर्ड के अध्यक्ष बने, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। इसके अलावा मरु महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया, तो मरु महोत्सव, कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जितने भी सारे महोत्सव हैं उनको आप एक पेज पर बना लें, अपनी कोई नोटबुक बना लें और एक टेबल बना के सारे एक साथ लिखते जाएं। इस क्लास के बाद भी या कहीं और से भी या किसी न्यूज़ से या मैगजीन से कहीं और से भी आप जैसे ही कोई महोत्सव पढ़ें तो उसको वहाँ लिख दें और उसकी डेट सामने लिख दें। तो ऐसे ही मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जैसलमेर के पोखरण में। जोधपुर में कौन सा आयोजित हुआ था, मारवाड़ महोत्सव। डीग में कौन सा, डीग महोत्सव 10 और 11 अक्टूबर को। मारवाड़ महोत्सव कब, 8 और 9 अक्टूबर को। कोटा महोत्सव 27 से 29 सितंबर 3 दिवसीय। उदयपुर में आभानेरी महोत्सव 27 से 28 सितंबर 2 दिवसीय। विश्व पर्यटन दिवस कब, यह हुआ रीथिंकिंग टूरिज्म के साथ 27 सितंबर को, इसीलिए ये दोनों महोत्सव इस डेट को मनाए गए। अब चलते हैं आगे,
थार महोत्सव का आयोजन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो ये पर्यटन विभाग द्वारा। तो चौथा महोत्सव ये हो गया कहाँ, बाड़मेर में, जो कि 9 साल बाद आयोजित हो रहा है। फिर फरवरी मार्च 2022 में आयोजित नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जयपुर में किया गया, शकुंतला रावत द्वारा उद्घाटन किया गया। और मैंने इस नाम से आपको लिंक करना बताया था कि इन्होंने स्वस्थ बेटी अभियान की भी शुरुआत की अलवर के बानसूर से। और इसका आयोजक कौन है, तो उद्यम प्रोत्साहन विभाग और राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास विभाग। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसकी जो समिति होगी उसमें कितने सदस्य होंगे, तो 16 सदस्य होंगे, जिनमें से 9 मंत्री हैं, 2 एनजीओ क्षेत्र से कुछ लिए जाएंगे, मुख्य सचिव भी इसके सदस्य होंगे, और मुख्यमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके उपाध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या था, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से की जा रही है, तो जयपुर से शुरुआत की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है, जिसमें वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत उन्होंने बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। और इस कार्ड के तहत आप मेट्रो में यात्रा भी कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो इसके साथ समाप्त हुई ये दोनों दिन की क्लास। पहली में हमने आज की नई चीज़ें पढ़ी और दूसरे में की रिवीजन। अब जो आगे आने वाली क्लासेज हैं उसमें कुछ पार्ट्स बचे हैं पुरस्कार के, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद खेल और खिलाड़ी हैं उनको पढ़ेंगे। तो इन दोनों में आप जरूर प्रेजेंट रहें और दोनों को अच्छे से पढ़ें, और बाकी जो पुराना है उसको लगातार रिवाइज करते रहें। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।